Hello, hello, hello. Welcome back to the Underdog Sacha. एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जिसको हम प्यार से यूपीएससी की भाषा में जीएस4 भी कहते हैं। और जीएस4 में हमारा अभी चल रहा था टॉपिक एथिकल रिलेटिविज्म, जो हमने पिछले लेक्चर्स में समझा कि क्या होता है, उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उसकी रेलेवेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसे वो कनेक्टेड है। ये सब देखने के बाद हर बार की तरह अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, जिससे आपको इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। हर बार की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। बट एक बात और बता दूं, अभी जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसको भी हम उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2 केस स्टडीज पर वीडियो करके समझाऊंगा ताकि डिटेल में समझा सकूं। एंड मेरा फोकस जो है वो मॉडल आंसर बनाने पे, मतलब वो भी तुम्हें दे दूंगा पीडीएफ में, बट उससे ज्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा अप्रोच। और तुम्हें क्या टूल्स चाहिए, किस तरह से तुम उसको अप्रोच करो, किस तरह की तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए, ये समझने पे, ताकि कोई भी केस स्टडी आए उसको तुम आराम से हैंडल कर सको। सो बी पेशेंट, कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। तो चलो, स्ट्रेंथ्स ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म। तो सबसे पहली इसकी स्ट्रेंथ है, इट एनकरेजेस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसेस एथनोसेंट्रिज्म। अब एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सो एथनोसेंट्रिज्म होता है ट्रीटिंग वंस ओन कल्चर एज द स्टैंडर्ड बाय विच अदर कल्चर शुड बी जज्ड। यानी कि तुम्हारा जो कल्चर है ना, तुम उसको बेस बना के बाकी कल्चर्स को जब जज करते हो तो उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। मान लो कि तुम्हारे कल्चर में पॉलीगैमी अलाउड है, और फिर तुम देखो किसी को जहाँ पे एक ही शादी अलाउड हो, तो तुम अपने कल्चर को बेस रख के उसको जज करोगे, क्या बेकार लोग हैं, एक ही शादी करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी अलाउड है। या तुम्हारे यहाँ पे एक शादी अलाउड है और तुम देखते हो कहीं पे पॉलीगैमी अलाउड है, तो तुम उनको जज करते हो कि अरे यार कैसे लोग हैं, इतनी इतनी शादियां करते हैं। या उत्तराखंड में या इंडिया के जो हिमालय के जो एरियाज हैं, जो अपर एरियाज है, वहां पे कई जगह पॉलीएंड्री भी अलाउड है, यानी कि एक लेडी एक से ज्यादा शादियां कर सकती है। जनरली 2 भाइयों से 3 भाइयों से ऐसे कर सकती है। तो तुम वहां पे अपने कल्चर की अगर एथिक्स वहां लगाओगे कि हमारे यहाँ पे तो एक औरत एक ही आदमी से शादी करती है, ये कैसा कल्चर है, सो दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एथिकल रिलेटिविज्म जो है ना, वो हमको मतलब सोचने पे मजबूर करता है या हमें सोचने में विवश करता है। इट आस्क्स अस, मेक्स अस क्वेश्चन द अजम्पशन दैट आवर ओन मॉरल स्टैंडर्ड्स आर द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। कि हमारा जो कल्चर है वही सबका कल्चर होना चाहिए। यह हमें इस बात को क्वेश्चन करने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है, सोचने के लिए विवश करता है। लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई प्रैक्टिस उन्होंने देखी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुमको पॉलीएंड्री बताया, ओके, तो जिसको नहीं पता वो पॉलीएंड्री देखेगा तो वो कहेगा, वो उसको रॉन्ग समझेगा क्योंकि वो उससे अनफेमिलियर है, उसको पता नहीं है, या वो दूसरे कल्चर की प्रैक्टिस है, तो वो उसको जनरली रॉन्ग समझेगा। बट रिलेटिविज्म जो होता है ना, वो हमको कहता है, इट फोर्स अस टू आस्क कि व्हाई डज दिस सोसाइटी कंसिडर दिस बिहेवियर मॉरली अप्रोप्रिएट। कि ऐसा क्या कारण है कि इनकी सोसाइटी में ये ट्रेडिशन है, यहाँ पे पॉलीगैमी है या पॉलीएंड्री है या यहाँ पे मोनोगैमी है, तो ये ऐसा क्यों है। तो रिलेटिविज्म हमको कहता है कि आप सोचिए इस बारे में, आप क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों है, आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब कुछ कल्चर्स में क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे मॉरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहें और उनका ख्याल रखें। और कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि प्रोफेशनल केयर होम्स रहते हैं, उसमें रहते हैं, और उसको कंसिडर मतलब रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, बिकॉज वहां पे ट्रेंड केयर गिवर्स होते हैं जो उनको बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिकल नीड्स देख सकते हैं, इमरजेंसी नीड्स देख सकते हैं। सो 2 सोसाइटीज हैं, 2 कल्चर्स हैं, उनकी 2 अलग अलग ट्रेडिशंस है। एक में बच्चे माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, और दूसरे में बच्चे अगर उनको प्रोफेशनल होम में भेज रहे हैं तो उसको सही समझा जाता है। अब हो सकता है कि इस कल्चर के लोग जब यहाँ पे जाके ये ट्रेडिशंस देखें तो ये कहें कि है कितने सेल्फिश लोग हैं, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। बट दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। आप अपने कल्चर के फ्रेमवर्क से उनको जज कर रहे हो। आप ये देखो कि व्हाट इज द रीजन कि जिसकी वजह से वो इन चीजों को सही मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोर बेनिफिट क्या है कि
ये हमको ये समझने में हेल्प करता है एथिकल रिलेटिविज्म कि अगर कोई हमसे डिफरेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो मॉरली गलत भी हो। सो डिफरेंट फ्रॉम अस डज नॉट मीन मॉरली रॉन्ग। देन सेकंड है, इट प्रमोट्स टॉलरेंस ऑफ जेन्युइन मॉरल डाइवर्सिटी। मॉरल डाइवर्सिटी हमने डिटेल में पढ़ा था क्या होता है, यानी कि अलग अलग मॉरल बिलीफ्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम मॉरल डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ऐसे ही मॉरल डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे टाइप के मॉरल बिलीफ्स। तो अब क्या है कि देखो, हमारी हमारी फैमिली की तरफ क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, कि एक इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी अपनी कम्युनिटी की तरफ क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं, किस तरह की पनिशमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, प्रॉपर्टी को कैसे शेयर करना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, तो अलग-अलग हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, अलग-अलग जगह पे उनने इनके अलग-अलग आंसर्स हैं, वो डिसाइड किया है। इससे उनकी ट्रेडिशंस जो हैं, वो बहुत ही डिफरेंट बन गए हैं। कहीं पे माँ-बाप बच्चों के साथ रहते हैं, कहीं पे वो केयर होम्स में रहते हैं। कहीं पे पर्सनल फ्रीडम जो है आपकी वो पैरामाउंट होती है और कहीं पे आपकी कम्युनिटी हार्मनी पैरामाउंट होती है। कहीं पे आपको अपने आप को समाज से ऊपर रखते हो कि भई मेरे लिए जो सही है मैं वो करूँगा। और कई सोसाइटीज में ऐसा होता है कि जो सोसाइटी के लिए सही है वो आप कीजिए, पर्सनल सैक्रिफाइस कीजिए। कई जगह पे चोरी करने के लिए हाथ काटना इज अ एन एक्सेप्टेबल पनिशमेंट। और कई सोसाइटीज में इस तरह की पनिशमेंट्स को गलत समझा जाता है। वहां पे कहते हैं कि भाई 1 साल 2 साल की सजा कर दो, इसको जेल में डाल दो। वहां पे इसके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। और इसी तरह प्रॉपर्टी की शेयरिंग में कई जगह पे कहते हैं कि भाई जो आपके मेल फीमेल जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा है कि जो सन है उसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी या सारी मिलेगी, और जो डॉटर है उसको नहीं मिलेगी या 1/4 मिलेगी। इस तरह के रूल्स हैं। तो ये सब रूल्स हमारे अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। तो एथिकल रिलेटिविज्म जो होता है ना, वो इन सब को रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि जो मॉरल डिसएग्रीमेंट्स है ना, वो ह्यूमन सोसाइटीज का एक रियल फीचर है कि सब लोग एक तरह से नहीं सोच सकते। अलग-अलग सोसाइटीज हैं, अलग-अलग कल्चर्स हैं, तो उनकी सोच भी अलग-अलग होगी। और ये मॉरल इग्नोरेंस का साइन नहीं है। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, हम मैरिज का एग्जांपल है। तो इंडिविजुअलिस्टिक जो सोसाइटीज होती है जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम को पैरामाउंट माना जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वहां पे आप अपना पार्टनर खुद चूज करते हो, फिर लिव इन में प्रपोज करते हो, लिव इन में रहते हो, ये सब होता है, एंड देन यू डिसाइड टू गेट मैरिड। तो यहाँ पे आपकी जो मॉरल प्रायोरिटी है वो है आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। बट जो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी होती है हमारे जैसी होती है, वहां पे फैमिली पार्टिसिपेशन को मस्ट माना जाता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि भाई मैरिज जो है ना वो एक लेजिटिमेट एक्सप्रेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एंटायर सोसाइटी। तो यहाँ पे मॉरल प्रायोरिटी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी ना होके फैमिलियल ऑब्लिगेशन, यानी कि तुम्हारी फैमिली की तरफ तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उनकी मर्जी से शादी करो, ऐसी लड़की से करो जो उन्हें पसंद हो। और दैट इज कंसिडर्ड मॉरल। तो रिलेटिविज्म जो होता है वो हमको हेल्प करता है कि हम इन अलग अलग मॉरल प्रायोरिटीज को समझ सकें कि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है वो प्रायोरिटी है और यहाँ पे फैमिलियल ऑब्लिगेशन जो है वो प्रायोरिटी है। और ये जो दोनों हैं दैट डजंट मीन कि एक सोसाइटी इनमें से इग्नोरेंट है, इट्स जस्ट कि उनके मॉरल फ्रेमवर्क्स अलग अलग है। तो इससे क्या कोर बेनिफिट क्या है कि इट क्रिएट्स स्पेस फॉर प्लूरलिज्म विदाउट इमीडिएटली टर्निंग डिसएग्रीमेंट इनटू मॉरल कंडेमनिज्म। तो यानी कि दोनों सोसाइटीज एग्जिस्ट करेंगी, प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करेगा, और आप दूसरे को बुरा नहीं बताएंगे। ओके, एकदम से कि भाई डिसएग्रीमेंट है, तुम्हारे यहाँ ऐसे होता रहे, तुम तो बेकार हो, तुम तो अनपढ़ हो, गवार हो, ऐसे नहीं बोलोगे आप। सो एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो अटेंशन ड्रॉ करता है टुवर्ड्स द सब्सटैंशियल वेरिएशन इन मॉरल बिलीफ्स, कि ठीक है अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग प्रैक्टिसेस होंगी, अलग मॉरल बिलीफ्स होंगे। देन थर्ड है, इट एनकरेजेस कि हम जज करने से पहले अंडरस्टैंड करें, समझें उस प्रैक्टिस को, उस सिचुएशन को। तो क्या मतलब हुआ कि किसी भी प्रैक्टिस, आपने कहीं पे कुछ ट्रेडिशन देखी और उसको एकदम से देखते ही जस्ट बिकॉज यू आर अनफेमिलियर विद, पहले देखा नहीं है या आपके कल्चर से वो मैच नहीं करते, तो आप एकदम उसको देखते ही कहोगे ये क्या इरेशनल लोग हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो इमोरल है, ये तो बारबेरिक है। जैसे ब्रिटिश ने इंडियंस को देख के किया था और कहा कि
व्हाइट मैन्स बर्डन के, ये तो हम व्हाइट मैन हैं, हम ग्रेट हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि इन हीदन्स को हम समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं और इनको अपने जैसा बनाएं। ओके, सो दैट वाज एथनोसेंट्रिज्म। तो किसी भी प्रैक्टिस को इरेशनल, इमोरल या बारबेरिक डिक्लेयर करने से पहले हमें उसको समझना चाहिए, उसकी हिस्ट्री को, उसके पर्पस को, उसके सोशल मीनिंग को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है। ये सारे फैक्टर्स हमें समझने चाहिए। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एडवांटेज होता है कि ये इट प्रिवेंट्स क्विक जजमेंट बेस्ड ऑन इग्नोरेंस और अनफेमिलियरिटी, कि आपको नहीं पता उस प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी एग्जांपल से बताऊंगा। तो आप ये नहीं है कि उसको एकदम से कह दो कि ये तो इमोरल है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ऐसा करने से ये आपको बचाता है। ओके, तो रिलेटिविज्म रिप्लेसेस इंस्टेंट जजमेंट विद कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल से समझो। चाइना में, वियतनाम में, इन जगह पे एक ट्राइब होता है, मोंग ट्राइब बोलते हैं उसको। आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उसका प्लेसेंटा जो होता है ना, जब उसको संभाल के रखते हैं और क्या करते हैं कि वो उसको मानते हैं कि ये एक पवित्र जैकेट है या किसी भी इंसान का पहला गारमेंट है, कपड़ा है जो वो पहन के पैदा हुआ है। और ट्रेडिशनली इसको घर के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि डेथ के बाद जो उसकी आत्मा है वो वापस अपने इस फर्स्ट गारमेंट में आ सके। ओके, और अपनी जो स्पिरिट वर्ल्ड की जर्नी है उसको सेफली कर सके, ऐसा इनका मानना है। ओके, अब ये कोई वेस्टर्न हेल्थ वर्कर है और यहाँ इस मोंग ट्राइब में कोई बच्चा पैदा होता है, एंड पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं ओके, गिव अस आवर चाइल्ड्स प्लेसेंटा। तो इंस्टेंटली ये कहने की बजाय कह रहे हैं, एक ऐसे डिस्गस्टिंग से लोग हो, इसकी जगह अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि भाई इनकी ट्रेडिशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, प्लेसेंटा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये उसको किस तरह से जर्नी टू सोल वर्ल्ड और जो भी मैंने भी आपको बताया, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो उस कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो इंटरकल्चरल एथिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि पहले आप उस बिलीफ को समझो, उसकी हिस्ट्री और उसके पर्पस को समझो कि वो प्रैक्टिस वहां पे क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका रीजन क्या है, उसका सोशल मीनिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझो। और फिर उसको अकोमोडेट लेजिटिमेटली, जो उनके बिलीफ्स हैं उसको अकोमोडेट करने के आप तरीके ढूंढो, ताकि वो भी बिना किसी हार्म के, कि आप किसी को हार्म भी ना हो और वो जो प्रैक्टिस है वो भी अकोमोडेट हो जाए। आप एकदम से ये ना कह दो कि अरे तुम तो गवार हो, ये क्या कर रहे हो, नहीं। बट इसका क्या मतलब नहीं है, इट डज नॉट मीन कि हर एक कल्चरल प्रैक्टिस जो है ना उसको एक्सेप्ट ही करना चाहिए। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर दो या सेफ्टी को इग्नोर कर दो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कोई ट्राइब है, वहां पे लड़की पैदा हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, ये लड़की है ना, ठीक है, इसको मार दो। तो अब आप इस बात को कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच लेके नहीं चल सकते, बिकॉज इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सेफ्टी। तो क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करो, इवैल्यूएट करो और फिर वाइजली रिस्पॉन्ड करो। देन फोर्थ है, इट डेवलप्स इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। क्या मतलब हुआ कि एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो हमको रिमाइंड करवाता है कि जो मॉरल इंट्यूशंस है ना हमारी, वो हमारी अपब्रिंगिंग और सोशल एनवायरनमेंट से शेप्ड हो, मतलब उनको शेप किया होता है। मॉरल इंट्यूशन मतलब जैसे कोई बच्चा गिर गया, मान लो सड़क पे भागता भागता उसको चोट लग गई, तो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उस बच्चे को जाके देखो चोट तो नहीं लगी है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बूढ़ा आदमी है उसका, तो वो जो कंपैशन अंदर से आता है ना अपने आप ही, दैट इज मॉरल इंट्यूशन। इंट्यूशन होती है ना एक गट फीलिंग, ऐसे मॉरल इंट्यूशन जो अंदर से मॉरल फीलिंग आती है। ओके, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी जो मॉरल इंट्यूशन है वो हमारी अपब्रिंगिंग और सोशल एनवायरनमेंट से शेप्ड होती है। ओके, अगर कोई अब जंगल में पैदा हुआ है या कोई मान लो बारबेरियंस के बीच में पैदा हुआ है और वो देखे कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है उसको कंपैशन ना फील हो, बिकॉज वो बचपन से ऐसी सोसाइटी में बड़ा हुआ है जहां पे मतलब बार्बरिज्म जो है वो बहुत ही नॉर्मल चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि हमको जो चीजें ऐसे लगता है ना कि अरे ये तो सही बात है ना, ऑब्वियसली जो हमको सही लगती है, ऑब्वियसली राइट जो चीजें लगती है, तो हो सकता है कोई बंदा अगर दूसरे एनवायरनमेंट में, दूसरी सोसाइटी में, दूसरे कल्चर में बड़ा हुआ हो, उसको वो चीज ऑब्वियसली राइट ना लगती हो। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका कोर बेनिफिट हुआ कि ये हमको हेल्प करता है कि हम अपनी जो अजम्पशंस हैं उनको एग्जामिन करें।
दूसरों के कल्चर को क्रिटिसाइज करने से पहले। एग्जाम्पल से समझो, तो अभी आईएएस ऑफिसर है, ये किसी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। तो वहां पे ये देखता है कि कोई भी छोटी सी भी बात होती है ना, तो सब लोग बैठ के उसको डिस्कस करते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो ये सोचता है कि ये लोग सिंपल डिसीजन भी अपने आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कैसे कोडिपेंडेंट से लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो इसको, ये इसका इनिशियल रिएक्शन हो सकता है। ओके, बट अगर रिलेटिविस्ट पर्सपेक्टिव से देखेगा, तो हो सकता है कि ये सोचे कि ये जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, ये इनके ट्राइब की या इनकी सोसाइटी की सॉलिडारिटी को और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाती है, रादर देन लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी खुद की जो मॉरल पोजीशन है, हो सकता है वो चेंज ना हुई हो, क्योंकि ये जो बंदा है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में पला बड़ा है। ओके, तो इसको इंडिविजुअल फ्रीडम अभी भी इसको इंपॉर्टेंट लगती है, ये इसकी मॉरल पोजीशन है कि इंडिविजुअल फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट। बट क्योंकि इसने रिलेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और इनको समझने की कोशिश की, तो इसने सिर्फ जो अपनी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन थी ना कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है इन लोगों में, उसको इसने अपनी ओनली पॉसिबल इंटरप्रिटेशन नहीं बनाया, बल्कि इसने समझा कि भाई इनका कल्चर अलग है। ओके, और ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सॉलिडारिटी को दर्शाता है। तो इससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी जो है, उसका मतलब होता है कि योर विलिंगनेस टू कंसिडर कि अदर्स माइट हैव रीजनेबल मॉरल रीजंस फॉर देयर बिलीफ्स एंड एक्शंस। कि अगर किसी का कोई मॉरल बिलीफ है या कोई एक्शन है, कोई कुछ कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो मेरे मेरे मॉरल रीजंस के हिसाब से गलत है, तो जरूरी नहीं है कि भाई वो गलत ही हो सकता है उसकी सोसाइटी के कोई अपने मॉरल रीजंस हो जिसमें वो चीज जस्टिफाइड हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मॉरल व्यूज जो हैं वो इक्वली राइट होती हैं। इसका मतलब है कि आह, हमें किसी भी कल्चर को, किसी भी एक्शन को, किसी भी मोरालिटी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने से पहले उसे समझना चाहिए। दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से। तो एग्जामिन, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। देन फिफ्थ है, इट मेक्स पब्लिक पॉलिसी मोर कल्चरली सेंसिटिव। क्या मतलब हुआ कि एक पॉलिसी जो है वो मॉरली वेल इंटेंशनड हो सकती है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मान लो कुछ भी, तो वो इंटेंशन उसकी अच्छी हो सकती है। बट अगर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, यानी कि आईएएस या जो भी वहां पे ऑफिसर है, वो जिस समाज में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वहां के बिलीफ्स को, कस्टम्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को वो इग्नोर करके और फिर उसको टॉप डाउन अप्रोच से अगर वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लोग हो सकता है कि नेगेटिवली उससे अफेक्ट हो जाएं, ऑल्दो पॉलिसी की इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसका व्हाई डज इट मैटर? क्योंकि अगर आप कल्चर को इग्नोर करते हो ना, तो उससे वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, लोग देखेंगे भाई ये तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है, उससे मिसट्रस्ट क्रिएट होता है और आपका प्रोग्राम जो है वो फिर फेल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को रिस्पेक्ट करना अगर आप करते हो बीइंग एन ऑफिसर, तो उससे जो गवर्नेंस है वो और ज्यादा पार्टिसिपेटरी, एक्सेप्टेबल और इफेक्टिव हो जाती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है कि हमको मैटरनल केयर जो है ना, जो मदर्स की केयर है, उसको बेटर करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ओके, तो अब एक तो टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है कि वहां पे आपने बता दिया वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि भाई ये करना है, मछली खिला, इनको बोलोगे मछली खाएं, ये आयरन की टैबलेट्स खाएं, ये करे वो करे। बट हो सकता है इस सोसाइटी में नॉनवेज ना खाते हो ये लोग, बट आप अगर टॉप डाउन इसको अप्रोच लगाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? ओके, ये लोग तो नहीं खाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे, फिर इनको वहम होगा कि आयरन टैबलेट्स हैं, हो सकता है ये भी नॉन वेज हो। तो इससे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कि भाई हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और उससे अफेक्ट कौन होगा? छोटे बच्चे और मदर्स। तो अब कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच क्या हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो भी बंदा उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने गया, जैसे ये दीदी गई है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ समझने की कोशिश करे, क्रिटिकल क्वेश्चंस, प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले ये समझे कि इस यहाँ पे इस सोसाइटी में, जो फैमिली में हेल्थ केयर के डिसीजंस वो कौन लेता है? वुमेन खुद लेती हैं या उनके पति लेते हैं या सास ससुर लेते हैं? कौन लेता है? विमेन किसको ट्रस्ट करती हैं यहाँ पे? ओके, और जो यहाँ पे बर्थ के टाइम पे ट्रेडिशनल जो बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, वो उनका क्या रोल है? ओके, और कौन से कल्चरल बिलीफ्स हैं यहाँ पे जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के अराउंड बने हुए हैं?
और क्या जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, ट्रेडिशनल पंडित जी हैं, मौलवी हैं, सरपंच हैं, पंच है, खाप पंचायत जो भी हैं, क्या वो ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे फिर? आप इन सब को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है आप पॉलिसी डिज़ाइन करें कि अच्छा ये लोग फिश और मीट नहीं खा रहे हैं, तो चलो या तो सबको मिलके समझाया जाए कि भई ये बच्चे के लिए कितना अच्छा है, हाउ डज़ इट अफेक्ट फ्यूचर हेल्थ, हाउ डज़ इट अफेक्ट, ये सब चीज़ें समझाई जाएँ। या फिर आप अल्टरनेटिव्स ढूँढो कि प्रोटीन के और क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं, जो वेज हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है, पनीर हो सकता है। आप उसको चेंज करो और फिर आप अपनी पॉलिसी बनाओ। सो दैट्स हाउ यू गेट इट डन। तो ये गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली अगर आप आम लोगों की सलाह-मशवरा करके और सारी चीज़ों को समझ के पॉलिसी बनाओगे, तो उससे एक ट्रस्ट बनेगा और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। और इससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी क्योंकि आप सब लोगों से बातचीत कर रहे हो, समझ रहे हो, तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है। तो वो भी बढ़-चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उस पॉलिसी की एक्सेप्टेंस जो है वहाँ पे, वो भी बढ़ेगी। यूज़ लोकल नॉलेज एंड रिसोर्सेज जैसा कि हमने देखा कि आप बिलीफ्स को समझ रहे हो, आप जो जच्चा-बच्चा वाली दादी होती है उनसे बातें कर रहे हो, आप कम्युनिटी लीडर्स से बातें कर रहे हो, तो आप वुमेन से बातें कर रहे हो कि भाई तुम किसको ट्रस्ट करते हो? कि आप ये समझ रहे हो कि हेल्थ केयर डिसीजन कौन लेता है। तो इससे जो आपकी लोकल नॉलेज और रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हो और इससे आपकी इम्प्लीमेंटेशन और उस पॉलिसी की जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अब ये दीदी यहाँ से बदल के चली भी जाएँगी और इनकी जगह कोई और भी आ जाएगा, तो जो पॉलिसी ही इस तरह से बनाई गई है, तो वो पॉलिसी सस्टेन रहेगी। एग्ज़ाम्पल मतलब एक सिंपल बात बताता हूँ, अभी महाराष्ट्र में हम तुकाराम मुंडे जी का नाम सुन रहे हैं कि उन्हों फूड सेफ्टी पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। बट अगर ये तो एक इंसान है जो सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है, बट सपोज़ पॉलिसी ही ऐसी हो कि इर्रिस्पेक्टिव कि कौन ऑफिसर वहाँ पे है, होटल्स और या फूड एस्टेब्लिशमेंट्स आर बाउंड टू टेक एक्शंस टू मेंटेन हाइजीन एंड फूड सिक्योरिटी ओ फूड सेफ्टी ये सब चीजें तो उसके लिए फिर एक इंसान को ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब कल को तुकाराम मुंडे जी वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके, गवर्नमेंट उनको कह देते है तुम वहां जाओ, देन होल सिस्टम विल कोलैप्स, जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही हो जाएगा। बट अगर एक सिस्टम वहां पे इस तरह का बना हुआ है, अकाउंटेबिलिटी का, रेगुलर चेकअप्स का, करप्शन को रोकने का, और जो होटल ओनर्स है, जो फूड एस्टेब्लिशमेंट ओनर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने का और हाइजीन मेंटेन रखने का, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे कौन ऑफिसर है, वो कितना ईमानदार है, कितना करप्ट है। जब रूल्स ही ऐसे बने होंगे, तो वो भी बाध्य हो जाएगा उन रूल्स को फ़ॉलो करने के लिए। तो सिमिलरली जब पॉलिसी यहाँ पे ऐसी बनी होगी, तो ये दीदी ट्रांसफ़र होके चली भी जाएगी, तो भी ये पॉलिसी जो है ये सस्टेन्ड रहेगी, ओके? और लोग इसको फ़ॉलो करते रहेंगे। एंड इट लीड्स टू बेटर आउटकम्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस जो हम समझ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप पहले अंडरस्टैंड करो, देन उसके बाद आप एंगेज करो कम्युनिटी के साथ, देन अपनी पॉलिसी वगैरह को अडेप्ट करो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर आप देखो कि यू अचीव द इम्पैक्ट के बेटर आउटकम्स, ग्रेट ट्रस्ट एटसेट्रा। हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, ओके, कि एथिकल रिलेटिविज्म के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हो सकती हैं। ओके, पहली इसकी जो लिमिटेशन है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंडेम हार्मफुल प्रैक्टिसेस। क्या मतलब हुआ कि एक अगर मान लो किसी भी प्रैक्टिस का, किसी भी चीज का सही या गलत होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई सोसाइटी उसको प्रैक्टिस कर रही है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई प्रैक्टिस हार्मफुल है या कोई प्रैक्टिस गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी है, वो बिलीव करती है कि जो लड़कियां हैं ना, उनको स्कूल जल्दी छोड़ देना चाहिए, मतलब ठीक है चौथी पांचवी तक पढ़ा दी, जैसे ही दे स्टार्ट गेटिंग प्यूबर्टी दे शुड कम आउट ऑफ स्कूल। तो अगर कम्युनिटी के हिसाब से ही मोरालिटी जज होगी, तो फिर तो ये चीज भी सही है कि लड़कियों को अनपढ़ रखो, फिर तो ये भी सही हो जाएगा। बट सो इफ अ कल्चर डिसाइड्स मोरालिटी, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई ये प्रैक्टिस जो है ये रॉन्ग है या हार्मफुल है? और यही जो है ये इसका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, सबसे बड़ा जो इसका क्रिटिसिज्म है। पार्टिकुलरली जब आप वल्नरेबल सेक्शंस या वल्नरेबल पीपल के अगेंस्ट अब्यूजेस की बात आती है, तो रिलेटिविज्म जो है वो बहुत मुश्किल बना देता है कि हम एक मॉरल लाइन कहाँ पे खींचे हार्मफुल ट्रेडिशंस के अगेंस्ट। सेकंड है, इट वीकन्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं एक आइडिया पे कि कुछ राइट्स जो हैं, कुछ अधिकार जो हैं, वो हर एक इंसान के पास हैं,
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से देश से है, कौन से कल्चर से है, कौन से रिलीजन, सोसाइटी, कास्ट, जेंडर, कुछ भी, उसकी सेक्सुअलिटी कुछ भी मैटर नहीं करती। आप इंसान हो तो आपके कुछ राइट्स हैं, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, ये सब चीजें। ओके, बट अगर मोरालिटी रिलेटिव है तो फिर तो ये ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि मोरालिटी तो आपकी सोसाइटी के, आपके कल्चर के हिसाब से डिसाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल, कि एक सोसाइटी है जहां पे विमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती। ओके, तो अब ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। इट इज मॉरल इन आर फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, हमारी मोरालिटी के फ्रेमवर्क में ये सही है। ओके, तो रिलेटिविस्ट जो हैं वो कहेगा कि भाई विमेन को अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही तो इसमें गलत क्या है, ये इनका कल्चर है, आपको क्या प्रॉब्लम है। बट ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो एक बेसिक राइट है हर एक इंसान का, विमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, उस रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोसाइटी। तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव जो है वो कहेगा कि ये आपकी जो प्रैक्टिस है ये गलत है, बट रिलेटिविस्ट कहेगा नहीं भाई, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ये तो इनका कल्चर है। तो अगर मोरालिटी कल्चर पे ही कंप्लीटली डिपेंड करती है तो फिर कुछ राइट्स जो हैं वो हर किसी को मिलेंगे, ये आर्गुमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे एक फंडामेंटल टेंशन हो जाती है कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स के बीच में। ओके, देन थर्ड है, व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इज नॉट नेसेसरली मॉरली राइट, यानी कि आपका समाज जो एक्सेप्ट करता है जरूरी नहीं है कि वो मॉरली भी सही हो। तो पॉपुलर डज नॉट मीन एथिकल, यानी कि सब अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो एथिकल हो, ये जरूरी नहीं है। घर वाले भी कई बार कहते थे ना बचपन में, तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगा। ओके, तो पूरी सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करे पर फिर भी हो सकता है कि वो चीज जो है वो गलत हो। जैसे कि क्या होता है कि कई जगह पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है और लोग उसको अपनी सोसाइटी में नॉर्मल मानते हैं कि भाई हमारे तो यहाँ पे ये ऐसे ही चलता आया है हमेशा, हम तो नहीं पीने देंगे अपने कुएं से पानी, या हम तो नहीं घुसने देंगे अपने घर में, या हम तो अपने बर्तन में नहीं देंगे पानी। ओके, तो बट इसकी वाइड स्प्रेड अगर एक्सेप्टेंस है भी, सब सोसाइटी में, समाज में इसको मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉरली जस्टिफाइड है, इट इज स्टिल रॉन्ग। फॉर एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है नेपोटिज्म का। अब एक देश है, हमारा ही देश है, वहां पे कोई पॉलिटिशियन जो है वो बड़ी पोस्ट पे है, मिनिस्टर है, और अपने बेटे को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना देता है। या कोई पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, वो बड़ी पोस्ट पे है और वो पॉलिसी ऐसी बनाता है कि उसके बेटों की जो फैक्ट्री है उसका मल्टीफोल्ड प्रॉफिट हो। तो ये नेपोटिज्म हुआ। बट अब सोसाइटी की मेंटेलिटी ही ऐसी है कि भाई अपनी फैमिली का तो सब हेल्प करते ही हैं, उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी किया था। तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस आने से ये प्रैक्टिसेस सही नहीं हो जाती हैं, ये अनफेयरनेस को फेयरनेस में नहीं बदल देता है। ओके, तो डीपर प्रॉब्लम है रिलेटिविज्म के साथ, वो कई बार क्या होता है कि ये इट कंफ्यूजेस कि अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये मॉरली राइट ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। लोग कई बार गलत चीजों को भी सपोर्ट कर देते हैं। एक पूरी की पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली रॉन्ग भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, अब सब लोग अगर उसको एक्सेप्ट भी करते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सती प्रथा सही थी। ओके, तो स्कॉलर्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट कि व्हाट इज प्रेजेंटेड एज सोसाइटी शेयर्ड वैल्यूज, वो कई बार क्या होता है कि कुछ पावरफुल ग्रुप्स जो होते हैं वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है। आगे देखेंगे। ओके, चौथा है, इट कैन वीक द मॉरल बेसिस फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी कि आप सोशल रिफॉर्म करना चाह रहे हो तो रिलेटिविज्म जो है कई बार ये उसके अगेंस्ट चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई रिफॉर्मर है, वो कहता है कि इस सोसाइटी में ये जो प्रैक्टिस है ना, इट इज मॉरली रॉन्ग और हमें इसको बदलना चाहिए। बट अगर एग्जिस्टिंग सोशल मोरालिटी जो है उसको हम ऑटोमेटिकली ही सही या गलत का, या मतलब वो मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, तो फिर ये जो रिफॉर्मर है इसके पास क्या बेसिस है उसको चैलेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, राजा राममोहन रॉय एंड सती प्रथा। तो सती हैड सोशल एंड कल्चरल एक्सेप्टेंस इन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, बट राजा राममोहन रॉय ने उसको चैलेंज किया। तो
सोशल रिफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि सोसाइटीज जो हैं वो मॉरली मिस्टेकन होती है। अब वहां पे भी लोग आर्ग्यूमेंट दे सकते थे कि भाई हमारी सोसाइटी में तो सती जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशन है, सो इट इज मॉरली लेजिटिमेट। और तू कौन भाई, तुम क्यों कह रहे हो? अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है तो तुम इसको रॉन्ग कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म है वो वीकन हो गया ना रिलेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे रिफॉर्मर्स व्यू क्या होगी कि अगर प्रैक्टिस को आप वाइड स्प्रेडली एक्सेप्ट भी कर रहे हो, स्टिल ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, कंपैशन जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए किसी भी एक्शन को राइट और रॉन्ग जज करने के लिए। तो जो स्ट्रिक्ट रिलेटिविस्ट पोजीशन जो है ना, वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सोसाइटल जो मोरालिटी है वो कई बार गलत भी हो सकती है, बट आप उसको चैलेंज किस बेसिस पे करोगे अगर कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ही नहीं है सही या गलत का? सही या गलत समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, तो फिर तो आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, और यही लॉजिक जो है ये आपका अप्लाई होता है अनटचेबिलिटी पे, बॉन्डेड लेबर पे, चाइल्ड लेबर पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, इन सब चीजों पे भी। ओके, देन फिफ्थ है, इट कैन मेक इंटरनेशनल कॉपरेशन डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कैसे हुआ देखो, अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, इंटरनेट से सब कनेक्टेड हैं। ओके, तो कुछ कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड को चाहिए हैं जिस पे कि सभी कंट्रीज एग्री कर सके। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जेनोसाइड, रेफ्यूजीज, टॉर्चर, स्लेवरी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग वॉर। बट मान लो हर एक कंट्री कहे कि भाई हमारा कल्चर हमारी मोरालिटी डिसाइड करेगा, तुम कौन होते हो हमको कहने वाले? तो एक कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पहुंचना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ही बात करते हैं। एक कंट्री है उसको चीप लेबर चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, ये मान लो कुछ लोग जो हैं, कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, वो दूसरे देशों से, गरीब देशों से लोगों को ट्रैफिक कर करके लेके आते हैं वहां पे बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, ताकि कम पैसा देना पड़े और प्रॉफिट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बढ़ते रहें। अब कोई अगर इसको इंटरनेशनल ग्रुप इसको अपोज करेगा तो ये कह देगा कि भाई ये तो हमारा कल्चर है, ओके, और हम इनको एज इकोनॉमिक रिसोर्स देखते हैं ये ट्रैफिक्ड ह्यूमंस को, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बट दूसरा कंट्री हो सकता है उनको कहे कि जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमंस की, इट वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी, इट इज अगेन ह्यूमन राइट्स, इसलिए इसको प्रोहिबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया ना कलेश, ये अपना फायदा देख रहे हैं और ये यूनिवर्सल एक पॉइंट रख रहे हैं कि भाई ये गलत है। ओके, तो यहाँ से इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, इट रिलाइज ऑन क्लेम कि भाई हर इंसान के कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से कल्चर से या कौन से रीजनल बैकग्राउंड से, वो कहाँ से आता है, इट डजेंट मैटर। अगर वो एक इंसान है तो उसके कुछ अधिकार हैं, एंड दे आर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो कंट्रीज को हेल्प करते हैं ताकि वो इन सब चीजों के अगेंस्ट स्टेप्स ले सके, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स डेवलप कर सके। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम को अगर गवर्नमेंट दोबारा से बैन कर दे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फॉलो करके, आई विल रिप्लाई। एंड यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज रावणूप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। ये है आज का मोटिवेशन। आई कैन एंड आई विल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।